Good morning students, welcome in Keystone and Digital classes. Today's topic is human reproduction, and in human reproduction this topic belongs to CBSE in chapter number 2nd, and in RVSC chapter number 31, 32, 33 and 34. Okay, so this topic belongs to chapter number 2nd in CBSE and chapter number 31, 32, 33 and 34 in RVSC. Okay, so first of all, human reproduction. In human reproduction, we were last time discussing about reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन. ह्यूमन में अगर बात करें तो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन. ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ह्यूमन जो है वो एक यूनिसेक्सुअल organism. Human is a unisexual organism in which male and female parent are present at different organism. Okay, and viviparous means gives rise to young ones. Okay, viviparous ये अपने जैसे ही नए जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, विविपेरस. ओके, देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two parent participate and these two parents, one is male and one is female. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. एक पेरेंट जो है वो मेल होता है और सेकंड पेरेंट जो फीमेल होता है. मेल पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म और फीमेल पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है ओवम और एग. इन दोनों का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इससे फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो जो है वो फीटस में डेवलप होता है और फीटस जो है वो फिर एक चाइल्ड में कन्वर्ट होता है. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in sexual reproduction two parents participate and these two parents, male and female, male produce sperm and female produce ovum और egg. ओके, और इन दोनों का फ्यूज़न होगा. फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बनेगा. जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होगा और फीटस से एक नया जो है वो एक चाइल्ड डेवलप होगा. अब बात करते हैं कि मेल और फीमेल में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाते हैं. फर्स्ट अगर बात करें, जो मेल उसमें फेशियल हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइक बियर्ड एंड मोस्टैक, जबकि जो फीमेल उसमें फेशियल हेयर्स है वो एब्सेंट रहते हैं. सेकंड अगर बात करें, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो मेल में वेस्टिजियल होती है, नॉन फंक्शनल होती है, जबकि फीमेल में जो है वो फंक्शनल होती है. थर्ड अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इसमें जो है मेल के जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि फीमेल के हैं वो थोड़े से नैरो शोल्डर रहते हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो जो यूरिनल जेनिटल ट्रैक्ट जो है वो मेल में एक ही होता है, मतलब यूरिन और सीमेन के लिए एक ही पोर प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल में जो है यूरिन और सीमेन के लिए दो अलग अलग जो है पोर प्रेजेंट होते हैं. तो ये कुछ एक कैरेक्टर हैं जो मेल को फीमेल से अलग करते हैं. देन आफ्टर दिस, sexual reproduction in human occur in following steps. Some of them are ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ह्यूमन में कुछ स्टेप्स में होता है और उनमें से कुछ स्टेप्स हैं, जैसे उसके बारे में कल डिस्कस भी कर रहे थे. तो कुछ स्टेप्स जो है उनमें से फर्स्ट स्टेप जो है वो है गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट स्टेप जो है वो है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस
फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटो मीन्स गैमीट्स, गैमेटो मीन्स गैमीट्स and genesis means to synthesis. So what is gametogenesis? Gametogenesis is the process of formation of gametes. Okay, what is gametogenesis? Gametogenesis is the process of formation of gametes, and this process occur in male and female, in male and female. Okay, गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. तो इस गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो मेल में अलग से होता है और फीमेल में अलग से होता है. गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो मेल में होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल में होता है उसको बोलते हैं oogenesis, oogenesis. Okay, spermatogenesis and oogenesis. Again, spermato means sperm, sperm, and genesis means to synthesis. So what is spermatogenesis? The process of formation of sperm is known as spermatogenesis. Then oogenesis, oo means ovum or egg, or genesis means to synthesis, to synthesis. So spermatogenesis and oogenesis. What is spermatogenesis? The process of formation of sperm, and oogenesis the process of formation of ovum or egg. The process of spermatogenesis takes place in testes, and the process of oogenesis takes place in ovary. जो स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो टेस्टिस में होता है, ओवम और एग के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो होता है ओवेरी में. ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मीन्स गैमीट्स और जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस. ओके, देन आफ्टर दिस सेकंड इज इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट ट्रांसफर. इंसेमिनेशन जो है ये गैमेट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है. गैमेट जो है वो ट्रांसफ़र होता है तो उसको क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स बाय मेल विद द हेल्प ऑफ पेनिस इन द वेजाइना ऑफ फीमेल. ठीक है, मेल अगर मेल पेनिस के थ्रू अगर स्पर्म जो है वो वेजाइना में, फीमेल के वेजाइना में अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन. ओके, आफ्टर दिस, आफ्टर इंसेमिनेशन नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट हेडिंग इज फर्टिलाइजेशन. जैसे इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, इंसेमिनेशन के प्रोसेस से जो स्पर्म है वो मूव करते हुए यूटरस के थ्रू फिर पहुंचते हैं ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट जिसको भी बोलते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में इधर से आते हैं ओवेरी से होते हुए. ओवेरी से जो है वो ओवम और एग जो है वो फैलोपियन डक्ट के थ्रू जो है वो आगे होते हुए पहुंचता है, और फिर जो है ओवम और स्पर्म का जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है. प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन. फोर्थ पॉइंट, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट फॉर्मेशन होगा. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट फॉर्मेशन. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का नाम रहता है 2n. डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज जाइगोट एंड द नेचर ऑफ जाइगोट इज 2n. जाइगोट का जो नेचर रहता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और ये जो है फ्यूजन से बनता है. जाइगोट जो है वो किससे बनेगा? फ्यूजन से बनेगा. तो ये जाइगोट जो है, जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, और ये सिंगल सेल है जाइगोट. ह्यूमन का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, और उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट. तो जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और नेचर जो है जाइगोट का होगा 2n. ओके, देन आफ्टर दिस सिक्स्थ वन इज क्लीवेज. फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज क्लीवेज. क्लीवेज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन. क्लीवेज जो है वो एक स्पेशल टाइप का एक माइटोटिक डिवीजन है, जिससे जो है जाइगोट वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है,
और एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन क्लीवेज, क्लीवेज इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोलॉजी। Embryogenesis is the process of formation of embryo, or what is embryology? The branch of biology that deals with study about embryo formation. So after zygote and after cleavage embryo formation takes place. जैसे ही जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद 2 सेल 4 सेल 8 सेल जितने भी सेल्स में कन्वर्ट होता रहेगा उन सबको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो आगे जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। ओके, आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन 7th वन इज इम्प्लांटेशन। Implantation, what is implantation? Implantation is the next one is implantation. Implantation. Implantation, what is implantation? Implantation is the process of attachment of embryo with the wall of uterus. यूट्रस की वॉल के साथ एम्ब्रियो का जो अटैचमेंट है उसको बोलते हैं implantation. What is implantation? Implantation is the process of attachment of embryo with the wall of uterus. Okay, so implantation it is the process of attachment of embryo with the wall of attachment of embryo with the wall of uterus is known as implantation. The process of implantation takes place in blastula stage. The process of implantation takes place in blastula stage of embryo development. ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो ब्लास्टुला स्टेज आता है, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला 3 स्टेज आएंगे जो आपको बताएंगे। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो ब्लास्टुला स्टेज है उस ब्लास्टुला स्टेज में जो है एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट प्रोसेस इज प्लेसेंटा। नेक्स्ट हेडिंग इज प्लेसेंटा फॉर्मेशन। इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही यूट्रस जो है यूट्रस की वॉल के साथ एम्ब्रियो अटैच होता है तो यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में जो है एक वॉल जो है वो बन जाता है, एक प्लेसेंटा बनता है, एक कनेक्शन सेटअप होता है और उस कनेक्शन को बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, इट इज ए इंटीमेट connection between
between embryo and mother tissue. It is a intimate connection between embryo and mother tissue. embryo और mother tissue के बीच में जो एक कनेक्शन सेटअप हो जाता है और उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा. ओके. देन आफ्टर प्लेसेंटा नेक्स्ट वन इज gestation period. Next one is gestation period. Gestation period. What is gestation period? Gestation period is the time period from fertilization up to birth of young ones. Gestation period जो है वो एक टाइम पीरियड रहता है और वो जो टाइम पीरियड है वो फर्टिलाइजेशन जब होता है तब से लेके जो बर्थ होता है यंग वंस का, तो इसके बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड. इट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम fertilization. It is a time period from fertilization up to birth of young ones. Up to birth of young ones is known as gestation period. तो फर्टिलाइजेशन से लेके जो बर्थ होता है यंग वंस का, उस बीच का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड. और ये गेस्टेशन पीरियड जो है मोस्टली जो है ह्यूमन में ये रहता है 270 डेज का, लेकिन अगर एवरेज माना जाए तो ये एवरेज जो है वो रहता है 270 to 290 डेज. ओके. वैसे जो है ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड है, ये गेस्टेशन पीरियड रहता है 270 डेज और 9 मंथ. लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता, ये एवरेज रहता है कि 270 to 90 डेज भी हो सकता है. ओके. सो gestation period in human is 270 to 290 days, about 9 months. Okay, about 9 months. After this, next heading is parturition. Parturition is the process of birth of young ones. जैसे ही 270 to 290 डेज कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होने के मतलब लगभग 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, तो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, बाद में उसको लास्ट स्टेज में जो है फीटस बोलना स्टार्ट कर देते हैं. तो जैसे फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जो फीटस है उसके बॉडी से बाहर जो है जो रिलीज होने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन. द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ यंग वंस. ओके. व्हाट इज पार्चुरेशन? द प्रोसेस ऑफ birth of young ones. young ones के जब बर्थ का प्रोसेस है उसको बोलेंगे पार्चुरेशन. देन नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग ऑफ लास्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लैक्टेशन. Okay. Then the last heading or last step of sexual reproduction in human is lactation. What is lactation? It is the process of release of milk. It is the process of release of milk by mammary glands. By female. ओके. तो ये जो है लैक्टेशन का प्रोसेस जो है
या मिल्क रिलीज का जो प्रोसेस है वो किस में होगा, फीमेल में, ना कि मेल में, क्योंकि मेल में मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो नॉन फंक्शनल होती है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल किस में रहती है, फीमेल में। तो जैसे बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद जो है जो फीमेल है उसका मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाता है, और मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होने के बाद जो है वो मिल्क सिक्रेट करती है, जो चाइल्ड है उसको मिल्क फीडिंग करती है। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लैक्टेशन। प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, लैक्टेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन स्टेप्स, ये जो स्टेप्स हैं इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कंप्लीट होता है। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट हेडिंग इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमन जो है वो एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन है जो वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होता है, और वो है रिप्रेजेंट करते हैं मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा। सो वी शैल फर्स्ट डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट हेडिंग इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Male reproductive system. Next heading, male reproductive system. Next heading is male reproductive system. Okay. Again, male reproductive system is divided in following steps. First one is primary reproductive organs. Primary reproductive organs. Primary reproductive organs are testes. Primary reproductive organs are testes. Accessory reproductive organs or secondary accessory reproductive organs or secondary reproductive organs are vas deferens, epididymis, vas deferens, epididymis, then penis, and urethra. Then after this, accessory reproductive glands, third heading. Accessory reproductive glands. Accessory reproductive glands. These are first of all seminal vesicle, second one is
prostate gland. Then third one is bulbourethral gland. Also known as Cowper gland. Also known as Cowper gland. Okay, this is about male reproductive system. Again, male reproductive system is divided in three parts. Primary reproductive organs are testes, accessory reproductive organs or secondary reproductive organs are vas deferens, epididymis, penis and urethra. Accessory reproductive glands are seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland, also known as Cowper gland. After this, first of all, we shall discuss about scrotum. That is part of male reproductive system. That is part of male reproductive system. So, scrotum. Scrotum. ध्यान रखेंगे ये जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस का जो साइज है वो हमेशा ही सेम रहेगा। ऐसे नहीं कि एक टेस्टिस का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा और एक टेस्टिस का साइज थोड़ा सा छोटा हो। तो टेस्टिस का जो साइज है वो हमेशा ही सेम रहेगा, बड़ा और छोटा नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो टेस्टिस कौन सा है, ये राइट या लेफ्ट? ध्यान रखेंगे कि जो बुक जो है, बुक में जो डायरेक्शन दिया हुआ होता है डायग्राम का, वो अपने नॉर्मल डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ओके, जैसे अपना ये जो है ये राइट हैंड है, लेकिन बुक में जो है ये राइट हैंड नहीं होगी, लेफ्ट होगा। तो ये कौन सा टेस्टिस है? लेफ्ट टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस है ये होगा राइट टेस्टिस, ये होगा राइट टेस्टिस। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि बुक में जो डायग्राम दिए हुए होते हैं वो बॉडी के अकॉर्डिंग होते हैं। बॉडी में जैसे उनकी लोकेशन होती है सेम वैसा ही रहता है बुक में जो है उनकी पोजीशन। इसलिए जो है ध्यान रखेंगे, जैसे ही डायग्राम जो है आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो पोजीशन है ये हमेशा ही जो अपनी जो राइट साइड है डायग्राम में जो है वो लेफ़्ट साइड होगी बुक के डायग्राम में, और अपना जो लेफ़्ट साइड है वो बुक का राइट साइड होगा डायग्राम में। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो ये टेस्टिस है, ये लेफ्ट टेस्टिस है और ये राइट टेस्टिस है, और ये स्क्रोटम है। क्या है ये? स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं गुबर्नेकुलम, और इस स्ट्रक्चर जो है इसका फंक्शन रहता है गुबर्नेकुलम, और इस स्ट्रक्चर का फंक्शन रहता है कि ये जो टेस्टिस है इसको जो है स्क्रोटम के साथ अटैच करने का काम करता है। टेस्टिस को जो है स्क्रोटम के साथ जो अटैच करेगा, ये अटैच करने का काम कौन करता है? गुबर्नेकुलम। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रोटम की। स्क्रोटम जो है ये एक पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। पोच लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्क्रोटम इज ए बैग लाइक और पोच लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग बिटवीन द लेग्स। ओके, लेग्स के बीच में जो है ये लटका हुआ रहता है, और एक पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। पोच लाइक स्ट्रक्चर, पोच लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग बिटवीन द लेग्स।
लेग्स के बीच में लटका हुआ रहता है, एक पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्क्रोटम है ये बना हुआ होता है, ये स्क्रोटम जो है ये बना हुआ होता है कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर, और उन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डार्टोस ट्यूनिक। इट इज मेड अप ऑफ सम फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज डार्टोस ट्यूनिक। ठीक है ना, ये जो है कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ, तो कुछ फाइबर्स का बना हुआ होता है, और इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं, डार्टोस ट्यूनिक। ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। फाइबर्स जो है ये जो स्क्रोटम है ये फाइबर्स का बना हुआ होता है, और इन फाइबर्स को बोलते हैं इस टाइप से। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत देखें तो इस टाइप से जो है शो नहीं कर सकते इसे ढंग से, तो इस टाइप से जो है स्क्रोटम जो है इस पर कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और इन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको बोलते हैं डार्टोस ट्यूनिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करती है, इसको डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, जो स्क्रोटम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटीसेप्टम। स्क्रोटीसेप्टम एक स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्रोटम को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है, और इस स्ट्रक्चर को जो पार्टीशन कह सकते हैं एक तरह से। जो पार्टीशन है ये पार्टीशन इसका नाम रहता है स्क्रोटीसेप्टम, जो इसको लेफ्ट सैक और राइट सैक में जो है डिवाइड करता है। तो ये स्क्रोटम का जो है ये हो जाएगा लेफ्ट सैक और ये हो जाएगा राइट सैक। अब आप देखना कभी भी कि ये जो है जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम का जो शेप जो है वो थोड़ा सा एक्सटर्नली शो होता है, बाहर की ओर जो है वो शो होगा, और ये बाहर की ओर शो होने के लिए जो ये स्क्रोटम है इसका जो शेप है ये थोड़ा सा बाहर की एक्सटर्नली शो होता है, और उसको एक्सटर्नली शो जो करता है वो होता है रेफी। रेफी जो है वो एक्सटर्नली शो करता है स्क्रोटम को। स्क्रोटम को जो है वो क्या करता है, एक्सटर्नली शो करता है। कौन? रेफी। ठीक है, तो रेफी जो है वो क्या करेगा, इसको एक्सटर्नली शो करेगा। ओके, आफ्टर दिस स्क्रोटम एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर। इट इज एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर। स्क्रोटम जो है ये थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है। थर्मोरेगुलेटर मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा। क्या करेगा? टेम्परेचर मेंटेन करता है, और ये जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो लोअर कर देता है। इट मेंटेन द लोअर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो थर्मोरेगुलेटर का काम करेगा, और ये जो टेम्परेचर जो है लोअर करेगा वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसका एवरेज देखें तो ये आता है 2.5 डिग्री सेल्सियस। लगभग जो है ये क्या कर देता है, लोअर कर देता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब ये जो है ये टेम्परेचर रखेगा, ये कितना रखेगा 34 to 37। ठीक है, 34 to 37 डिग्री सेल्सियस, 34 to 37 डिग्री सेल्सियस। इतना जो ये टेम्परेचर कम कर देता है, और ये टेम्परेचर कम करने का रीज़न क्या रहता है कि अगर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही स्क्रोटम में अगर टेम्परेचर रहता है, अगर स्क्रोटम का भी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस कंडीशन में टेस्टिस जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन टेस्टिस में जो है स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, ये जो है स्क्रोटम का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये क्या है कि ये जो इसको जो है क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। इसका टेम्परेचर क्या रखेगा, मेंटेन। टेम्परेचर जो है जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, उस 37 डिग्री सेल्सियस से जो है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ये कम करके रखता है, और अगर इतना टेम्परेचर कम होगा तो इस कंडीशन में जो स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होंगे, इसलिए ये है थर्मोरेगुलेटर का काम करेगा। स्क्रोटम जो है वो किसका काम करता है, थर्मोरेगुलेटर का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसमें स्क्रोटम में, तो ये स्क्रोटम जो है
ये स्क्रोटम जो है इसमें जो ये जो टेस्टिस, वैसे तो एब्डोमिनल जो कैविटी है ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से ही थोड़ा सा डराइव होते हैं, लेकिन स्क्रोटम में जो है ये टेस्टिस जो पहुंचता है वो 7 मंथ में पहुंचता है। कौन से मंथ में पहुंचेगा? ये 7 मंथ। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो 7 मंथ है उस 7 मंथ में जो है 7 मंथ में ही जो है ये जो टेस्टिस है ये किस में आ जाते हैं? स्क्रोटम में आ जाते हैं परमानेंटली। और जो आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? इक्विनल कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू आते हैं? इक्विनल कैनाल। इक्विनल कैनाल के थ्रू जो है इक्विनल कैनाल के थ्रू ये जो टेस्टिस है वो किस में पहुंच जाते हैं? स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद इक्विनल कैनाल जो है उस इक्विनल कैनाल में एक स्पर्मेटिक कोड प्रेजेंट होता है, और ये जो स्पर्मेटिक कोड जो है इसमें प्रेजेंट होता है एक तो वास डेफरेंस, इसके अलावा जो है आर्टरी और वेन प्रेजेंट होते हैं, वो तीनों मिलके जो है स्पर्मेटिक कोड बनाते हैं। तो स्पर्मेटिक कोड की हेल्प से जो है ये टेस्टिस जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड की हेल्प से जो टेस्टिस है वो क्या होगा? जुड़ा हुआ रहेगा। कई बार क्या है कि ये इक्विनल कैनाल का जो टिश्यू है कोई भी रीजन से जो है वो डैमेज हो जाता है, और इस रीजन से जो स्मॉल इंटेस्टाइन या जो इंटेस्टिनल जो पार्ट है, कुछ इंटेस्टिनल जो पार्ट है वो बल्ज की फॉर्म में जो है वो जो है स्क्रोटम में पहुंच जाता है, और उसको बोलते हैं इक्विनल हर्निया। क्या बोलते हैं उसको? इक्विनल हर्निया। इक्विनल हर्निया। इक्विनल हर्निया। अब होता क्या है कि कई बार जो है, जैसे अगर कई ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उन ऑर्गेनिजम्स में जो है, जैसे अगर बात करें डॉल्फिन है, वेल है, सी काऊ है, एलिफेंट है, तो इनमें जो है जो टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं होते हैं, किसमें? स्क्रोटम में आते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर 4 ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक तो एलिफेंट है, एक वेल है, एक डॉल्फिन है और एक सी काऊ है, इन चारों में जो है जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। ये जो है टेस्टिस ये स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म में जो है ये जो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो टेस्टिस है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम या ब्रीडिंग के टाइम जो है वो स्क्रोटम में आते हैं। जैसे रैट, कैट, रैबिट की बात करें या स्क्विरल की बात करें, ये जो है इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है रिप्रोडक्शन के टाइम ही जो है ये किस में आते हैं? टेस्टिस में जो है स्क्रोटम में टेस्टिस पहुंच पाते हैं, अदरवाइज एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है ह्यूमन बीइंग में भी कि ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। 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 Sometimes testis not descend in scrotum. This condition is known as cryptorchidism, and during this time there is no sperm formation and process is known as azoospermia. Azoospermia. एजोस्पर्मिया। कई बार होता क्या है कि ह्यूमन में ये जो टेस्टिस है ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाते किसी भी रीजन से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। और उसके बाद जैसे ही नहीं पहुंचेंगे वो किस में रहेंगे? एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे। तो एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर है वो रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, और इस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एजोस्पर्मिया। प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एजोस्पर्मिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे ही टेस्टिस जो है वो किस में पहुंच जाते हैं? स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। स्क्रोटम में पहुंचने के बाद जो है टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल के साथ अटैच रहते हैं। तो ये टेस्टिस और स्क्रोटम की वॉल के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कनेक्ट करने का काम करता है। इस टिश्यू को बोलते हैं गुबर्नेकुलम। क्या बोलते हैं इसको? गुबर्नेकुलम। तो गुबर्नेकुलम की हेल्प से ये जो है ये इसके साथ अटैच रहता है। कौन? टेस्टिस। तो देखते हैं स्क्रोटम के बारे में कुछ पॉइंट्स। सम पॉइंट्स अबाउट स्क्रोटम।
some points about scrotum. Scrotum. First point, it is a pouch-like structure arise from abdominal wall, hanging between the legs. Next point, it is made up of fibers-like structure. Known as Darto's tunic. Okay, and about scrotum remaining portion we shall discuss about in next lecture. Thank you.